So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस प्राइमरली फॉर आईएससी स्टूडेंट्स 2024 एंड 25 बैच के वो बच्चे जो 12th में हैं करंटली और बोर्ड देने जा रहे हैं 2025 के अंदर। आपके लिए ये वीडियो अनिवार्य होने वाला है। एक ही वीडियो में आई हैव कवर्ड द एंटायर चैप्टर विद द न्यूमेरिकल्स विद द नोट्स एंड एवरीथिंग। सो तुम्हें करना क्या है, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको नोट्स मिल जाने वाले। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर मैंने इसके नोट्स अपलोड कर दिए हैं। तो देर किस बात की, पहले वीडियो को पॉज करो, नोट्स डाउनलोड कर लो सो दैट इट विल बेनिफिट यू जब आप ये पूरा चैप्टर मेरे साथ साथ पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना। तुम्हें कभी भी किसी भी समय लगता है कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो देयर इज अ नंबर जिसको हम हेल्पलाइन नंबर बोलते हैं। आप उस पर कभी भी आप फोन कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 8112601234। तुम्हें लगता है कि तुम्हें नोट्स नहीं मिल रहे हैं या तुमको एप्लीकेशन में कुछ चीज ढूंढने में दिक्कत आ रही है, किसी कोर्स के बारे में पूछना है, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। कोशिश करना रात के 10 बजे के बाद फोन ना करो, उसके पहले पहले आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। चलो भाई, बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक फ्लैगशिप कोर्स है, इसका नाम है फतेह, जिसके अंदर हम लोग बोर्ड्स अलॉन्ग विद द एंट्रेंस प्रिपरेशन जैसे सीयूटी और आईपी मार्ट की प्रिपरेशंस कराते हैं। इसके अंदर 5 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे। कॉस्ट है इसका मात्र 15,000 रुपीज, फॉलोड बाय अ कोर्स कॉल्ड स्पार्टन, जिसके अंदर हम फोकस करते हैं अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराने के लिए। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, ऑल 3 सब्जेक्ट्स आर टॉट बाय मी। तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 10,000 रुपीज के अंदर। आप चाहें तो उसको इनरोल कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। रेस्ट, चलो भाई शुरू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है मालिक। ये बहुत फन चैप्टर है, पढ़ाऊंगा भी वैसे ही, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल को बनाने में जो खर्चा हुआ है उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस मोबाइल को बनाने में जो खर्चा हुआ है वो इस मोबाइल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। बहुत तरह की कॉस्ट हैं जो आपको पढ़नी है। धीरे धीरे भाई शुरू करते हैं एक एक तरह की कॉस्ट जो आपको पढ़नी है। सबसे पहले हम आ रहे हैं मनी कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट स्लैश एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये एक ही नाम है एक ही कॉस्ट का। आओ जरा बात समझते। पहले बात वो देख लेते हैं जिससे मैडम तुम्हारी खुश हो जाएंगे, बिकॉज पेपर में अगर तुम ये डेफिनेशन लिख कर आओगे मैम कहेंगे वाह भाई वाह, न जाने तुम कहां से पढ़ के आ रहे हो, इतना अच्छा कहां से लिख दिया तुमने आंसर। तो ठीक है, मैम को खुश करना पहला धर्म है हमारा। आओ देखते हैं कि क्या लिख कर आएंगे। मनी कॉस्ट रेफर्स टू मनी एक्सपेंसेस विच द फर्म हैज टू इनकर इन परचेजिंग और हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज। भाई एक बात समझो, इस मोबाइल फोन को बनाने में जो भी खर्चा लग रहा है, इस पर जितना भी पैसा लगाया जा रहा है, मैंने लेबर हायर किया उस पर पैसा खर्चा किया, मैंने मटेरियल हायर किया, मटेरियल लिया उस पर पैसा खर्चा किया, इन सब पर जो भी पैसा लगा है उसको बोलते हैं मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट के और भी नाम है। इसको अकाउंटिंग कॉस्ट के नाम से जाना जाता है, बिजनेस कॉस्ट के नाम से जाना जाता है, या एक्सप्लिसिट कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? चाहे अकाउंटिंग कॉस्ट बोलो, चाहे बिजनेस कॉस्ट बोलो, चाहे एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। और तुम्हें समझ में आ गया होगा मनी कॉस्ट क्या है। खैर आगे बढ़ते हैं भाई। अगला टॉपिक है इंप्लिसिट कॉस्ट। इंप्लिसिट कॉस्ट, इंप्लिसिट कॉस्ट किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? अगला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक तो होता है मनी कॉस्ट, जिसको मैंने अभी आपको बता दिया। सर कहां बताया? ये बताया आपको, ठीक है। दूसरा कॉस्ट होता है इंप्लिसिट कॉस्ट और तीसरा होता है नॉर्मल प्रॉफिट। चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। हाँ सर अब मजा आएगा ना, कहानी सुनेंगे? वाओ, नहीं बेटा ये तुम्हारी कहानी है, तुम्हें थोड़ा बुरा लगने वाली है। चलो भैया चलो सुनते हैं। लेट्स से तुम अपने घर में पानी की बोतल भरते हो। ये लो पानी की बोतल, ये है पानी की बोतल। ये पानी की, ये और कोई बोतल नहीं है बदतमीजों। सैटरडे नहीं है आज, ठीक है ना। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई आए उसका बेड़ा पार है भाई। ट्यूसडे को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ट्यूसडे को ही वीडियो देने वाला हूं ये, ठीक है ना। तो जैसे आप अपने घर में ये पानी की बोतल भर रहे, मम्मी ने बोला है चिंटू, चिंटू नहीं, चिंटू को खटिया नाम है, तुम्हारा नाम अच्छा रख देते, तुम्हारा नाम क्या रख देते? रणबीर, ठीक है। रणबीर रणबीर चलो पानी की बोतल भर दो। रणबीर रणबीर चलो पानी की बोतल भर दो। रणबीर रणबीर चलो पानी की बोतल भर दो। रणबीर उठा, पानी की बोतल भर दी। रणबीर क्या तुम्हें कोई पैसे मिले इस पानी की बोतल को भरने के लिए? रणबीर बोला मुझे तो कुछ भी पैसे नहीं मिले। उसी कॉस्ट को इंप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं।
इसी कॉस्ट को इंप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इट रेफर्स टू इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स ओन्ड बाय द फर्म एंड यूज्ड बाय इट इन इट्स ओन प्रोडक्शन यूनिट। अगर यही बोतल भरने के लिए घर में तुमने बाहर से मेड हायर की होती, उस मेड को तुम पैसा दे रहे होते, तो उस कॉस्ट को बोलते एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन तुमने अपना ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर लिया, अपना ओन लेबर यूज कर लिया, अपना खुद का मटेरियल इस्तेमाल कर लिया, तो उसकी इंप्यूटेड वैल्यू को बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट के बीच में डिफरेंस कर ले जाओगे। अच्छा सर, इसका मतलब है जो मेरे घर में काम वाली दीदी आती हैं, झाड़ू पोछा लगाती हैं, उनको मम्मी महीने का 2000 रुपए देती हैं, तो वो तो हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसका मतलब मैं अगर अपने घर में खुद झाड़ू पोछा लगाने लगूं तो मम्मी को मुझे भी 2000 देने चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हें भी 2000 देने चाहिए, लेकिन तुम्हें मिल नहीं रहा है, इसे बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, तो ये बात है। हाँ बेटा, यही बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ आते हैं। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या? मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे कुछ तो पैसा कमाने को मिले साहिब, मैं रिस्क ले रहा हूं, मैं इतना टेंशन से एक बिजनेस चला रहा हूं, कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए जज साहब। उस चीज को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब क्या है? द मिनिमम पेमेंट विच अ प्रोड्यूसर मस्ट गेट इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम टू अंडरटेक द रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। जो रिस्क ले रहा है उसको कुछ तो पैसा मिलना चाहिए, उसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। अब तुम्हें एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी पता चल गई, तुम्हें इंप्लिसिट कॉस्ट भी पता चल गई, तुम्हें नॉर्मल प्रॉफिट भी पता चल गया। चलो भैया, इतने तेज बच्चे हो। अब इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। यहां से एक एमसीक्यू बाहें फैलाकर तुम्हारा बोर्ड इम्तिहान में इंतजार करेगा कि इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, तीनों चीजों को ऐड कर दिया। अभी हमने बताया भी था। मनी कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं? मनी कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट को। यह भी मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है। चलो, अब आते हैं अगली कॉस्ट की तरफ, और अगला कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर, ये मेरे को बहुत फेवरेट लगता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज को पाने के चक्कर में किसी एक चीज का सेक्रीफाइस करना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू नहीं किया जाता है, ठीक है ना? कभी ऐसा नहीं बोल सकते यार मेरे तो 10,000 रुपए की चोट लग गई, ऐसा नहीं बोल सकते आप। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। मैम किस आंसर पे खुश होने वाली है वो देख लेते हैं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गुड इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गुड दैट इज गिवन अप टू प्रोड्यूस दिस गुड। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। अरे भैया, अरे हाँ, जैसे मेरे पास एक रिसोर्स थे, उससे मैं ये बना सकता था और एक बॉटल बना सकता था। मैंने डिसाइड किया कि मैं ये नहीं बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा। इसका मतलब क्या है? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? वो प्लास्टिक का खिलौना जो मैंने नहीं बनाया है। बात समझ में आया? आई हैव सेक्रीफाइस्ड इट्स प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर गुड। जैसे माँ बाप भी बोलते हैं, तुम्हें पता है हम लोग पिक्चर देखने नहीं जाते ताकि तुम्हारे कमरे में एसी लगा सकें, हम लोग बाहर खाना नहीं खाते हैं ताकि तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। तो वो क्या है? वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाँ सर, समझ में तो थोड़ी थोड़ी आती है सर आपकी बातें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं। अब आते हैं रियल कॉस्ट के ऊपर। रियल कॉस्ट क्या है? इट रेफर्स टू द सैक्रिफाइसेस एंड एफर्ट्स मेड बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। भाई देखो, अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो उसके बहुत सारे एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस लग रहे हैं, उस कॉस्ट को हम लोग रियल कॉस्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही? इजी टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट कॉस्ट किसे कहा जाता है? आओ जरा देखो। प्राइवेट कॉस्ट को बोलते हैं इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक सामान को बनाने में मालिक जो भी खर्चा आता है उसको बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है ना? इस बॉटल को बनाने में लेट्स से 200 रुपए खर्च हुए तो ये क्या हो जाएगा? प्राइवेट कॉस्ट। लेकिन एक बात है, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द कॉस्ट सोसाइटी हैज टू बियर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सोशल कॉस्ट होता है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। अब मेरी एक बात सुनो,
लेट्स से मेरी ये बॉटल की कंपनी कानपुर में है, मैं लखनऊ में रहता हूं, कानपुर से भी हूं, तो ये मेरी बॉटल की कंपनी कानपुर में है। ठीक है, बात समझना। इस बॉटल को प्रोड्यूस करने में जो पैसा लग रहा है उसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट कॉस्ट। लेकिन इस बॉटल को प्रोड्यूस करने में जो सोसाइटी को पोल्यूशन झेलना पड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं? सोसाइटल कॉस्ट या सोशल कॉस्ट। तो सोशल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? क्लियर? चलो बेटा, अब आते हैं हम लोग बिहेवियर पढ़ने के लिए। सर मेरा बिहेवियर तो बहुत खराब है, ऐसा स्कूल की मैडम कहती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारे बिहेवियर ठीक कर दिए जाएंगे। तो हम पढ़ने आ रहे हैं बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। मैंने पिछले चैप्टर लॉज ऑफ रिटर्न्स में तुम्हें बता भी रखा है शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है। तो अभी तो हम सब शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ने जा रहे हैं, लॉन्ग रन कॉस्ट भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसकी सिर्फ मीनिंग वगैरह सिलेबस में है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? दैट कॉस्ट विच इज इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स। वो कॉस्ट जो फिक्स फैक्टर्स पर लगती है उसको हम लोग फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। सर क्या आप बात कर रहे हैं, आसान भाषा में बताइए। हाँ भाई चलो आओ देखते हैं। मान लेते हैं एक बच्चा है, उसका नाम मनीष है, मनीष, उसका नाम मनीष है। उस मनीष ने ना बहुत बड़ी जूस की दुकान खोली, मनीष जूस कॉर्नर, MJC। ठीक है ना, मनीष जूस कॉर्नर। अब मनीष ने ये जूसर खरीदा है, ये जूसर, आहा क्या टेस्टी जूसर है, मजा ही आ गया। इसे बोलता हूं, ये ग्लास लगा रखे हैं यहां पर, जूसर है ये जूसर। अब मशीन इसके अंदर ऑरेंज डालता है और इधर से जूस निकलता है, इधर से आलू डालता है, इधर से सोना निकलता है। ठीक है ना, अरे मजाक कर रहा हूं भाई, ठीक है ना, पॉलिटिकली नहीं जाना भाई। तो ये क्या है? ये है ऑरेंजेस, और ये क्या है? ये है जूसर। अब तुम ही लोग बताओ, ये ऑरेंजेस वेरिएबल हैं या जूसर वेरिएबल है? तो मैं ये बोलूंगा, अगर मुझे अगर ज्यादा ग्लास ऑफ जूस चाहिए होगा तो मैं ज्यादा ऑरेंजेस का इस्तेमाल करूंगा कि ज्यादा जूसर का इस्तेमाल करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो जो मशीन है, जो जूसर है, वो फिक्स्ड फैक्टर है, इस पर लगने वाली कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। लेकिन जो हमारे ऑरेंजेस हैं वो वेरिएबल फैक्टर हैं, वो बदलते रहेंगे, उन पर लगने वाली कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। दैट कॉस्ट विच इज इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चे पहाड़ी? चलो भाई देखते हैं अब टोटल कॉस्ट कर्व क्या होता है। टोटल कॉस्ट कर्व का मतलब क्या है? टोटल ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय द फर्म इन प्रोड्यूसिंग एनी गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। टोटल खर्च कितना हो रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा सर ठीक ही लग रहा है वैसे तो। चलो भैया अब एक शेड्यूल लेंगे और आपको बातें बताने वाले हैं। शेड्यूल लेंगे और एक आपको बातें बताने वाले हैं। और टोटल कॉस्ट कर्व के अंदर पहले हम लोग जरा ये देख लेते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है। ठीक है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? आओ जरा देखो। टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म ऑन द यूज ऑफ ऑल फिक्स फैक्टर्स। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, ठीक है ना, कि जो भी फिक्स फैक्टर्स पर खर्चा होता है उसे टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती है, हर यूनिट पर टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम होगी। टोटल फिक्स कॉस्ट के अलग अलग नाम हैं, जैसे अनअवॉइडेबल कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, या इसको ओवरहेड कॉस्ट भी कहा जाता है। पेपर में फंसाने के लिए एमसीक्यू तुमको इन नामों से पूछा जा सकता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट ही। ठीक है ना। अगली होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स पर जो भी कॉस्ट लग रही है उनको टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। अभी हमने डिस्कस भी किया था। अब टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं? अभी मैंने ये भी बताया टोटल कॉस्ट किसे बोलते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के समेशन को। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट इनकर्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट्स। मतलब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अगर ऐड कर दिया जाए तो बाबू टोटल कॉस्ट आ जाएगा। एक शेड्यूल लिया है, ये एग्जैक्टली फ्रैंक बुक का शेड्यूल है और इसको सॉल्व करते हैं। आओ भाई समझते हैं। अगर 0 यूनिट पर जो टोटल कॉस्ट है, मैं ये बोल रहा हूं अगर इनपुट मेरा 0 है, वहां पर जो मेरी टोटल कॉस्ट होगी उसे क्या बोलेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। उसे क्या बोलेंगे बेटा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आसान भाषा में अगर मैंने 0 ग्लास ऑफ जूस बनाया तो मेरा कितना पैसा खर्चा हुआ? मेरा बस जूसर का पैसा खर्चा हुआ। तो जूसर पे पैसा जो खर्च होता है उसको क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट हर यूनिट पर बेटा जी सेम होता है।
क्या ये बात समझ में आ रही है? अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं ना? टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां से क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, इतना आसान है क्या? हाँ भैया, इतना आसान है। तुम खामखा परेशान हो रहे हो मेरी जान। 120 माइनस 120 0, 160 माइनस 120 40, 196 माइनस 120 76, 222 माइनस 120, 222 माइनस 120 ये आ रहा 102, 252 माइनस 120 ये आ रहा 132। क्या बात है। 290 माइनस 120 ये आ गया 170। और सिमिलरली 354 माइनस 120 बाबूजी ये आ गया 234। बोलो समझ में आया सब बच्चों को? सब बच्चों को क्या निकालना आया है? चले चले चले, बढ़े बढ़े बढ़े। अब सर इसका बनाने जा रहे हैं हम लोग डायग्राम। चलो भाई जल्दी से नोट करो और बढ़ते हैं डायग्राम के ऊपर। चलो भाई आओ सबसे पहले ना काम करते हैं, एक एक डायग्राम को इंडिविजुअली बनाते हैं, उसके बाद सारे डायग्राम को कलेक्टिवली बनाएंगे और देखते हैं कि आपको इनका बिहेवियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री हैंड भी बना सकते हो डायग्राम। तो चलो भाई सबसे पहले हम बना रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व और इसके बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें जानते हैं। चलो मेरे साथ साथ प्लॉट करो सभी बच्चा। ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, चलो बनाओ जल्दी से। एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस, यहां पर है आउटपुट और यहां पर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहली बात देखो क्या होता है। सबसे पहली बात देखो 0 यूनिट्स पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है। इसका मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरू होगी। बात समझ में आ रही है? अनलाइक अदर कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरू होती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा। आप चाहो तो बुक में भी रेफर कर सकते हो, लेकिन जो कॉस्ट बनती है वो कुछ इसी तरह बनेगी। चलो भैया ड्रॉ कर लो आराम से। ये बना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसे बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब तुम एक बात देखना यहां से ध्यान से। अब तुम एक बात देखना, अगर हमसे यह पूछा जाए कि बिहेवियर ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा होगा, बिहेवियर ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा होगा, तो हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो तुम एक बात समझो, बिहेवियर ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बताने से पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में यहां से लेकर यहां तक टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है कॉनकेव डाउनवर्ड और यहां से यहां तक कॉनकेव अपवर्ड। तो चलो जो मैं लिखवा रहा हूं तुम लिखो। लिखो पहला पॉइंट, टीवीसी कर्व। इस पर इस साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टीवीसी कर्व इज कॉनकेव डाउनवर्ड। टीवीसी कर्व, एक सेकेंड बच्चे पहाड़ी, एक सेकेंड। टीवीसी कर्व इज कॉनकेव डाउनवर्ड। टीवीसी कर्व इज कॉनकेव डाउनवर्ड अप टू OQ लेवल ऑफ आउटपुट। अप टू OQ लेवल ऑफ आउटपुट। OQ लेवल ऑफ आउटपुट तक क्या हो रहा है? कॉनकेव डाउनवर्ड है। उसके बाद क्या हो रहा है? कॉनकेव अपवर्ड हो रहा है। चलो वो भी लिखवा देते हैं। अच्छा सर आपको एक ख्याल और आना चाहिए, सर ये कॉनकेव डाउनवर्ड हो तो रहा है, आप बोल तो रहे हो, लेकिन हो क्यों रहा है? इससे क्या मतलब समझ में आता है? आओ जरा वो भी लिखते हैं। आपने लिखा यहां पर द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज कॉनकेव डाउनवर्ड अप टू OQ लेवल ऑफ आउटपुट, इंडिकेटिंग दैट, लिखो ये लाइन मैं बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, इंडिकेटिंग दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इंडिकेटिंग दैट total variable cost increases at decreasing rate, increases at decreasing rate, increases at decreasing rate initially. Total variable cost increases at decreasing rate initially.
ठीक है ना? यह बात क्या बता रही है कि स्टार्टिंग में टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ती है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं बेटा, ठीक है ना? अगला पॉइंट लिखो, टीवीसी इज कॉनकेव अपवर्ड। टीवीसी इज कॉनकेव अपवर्ड बियॉन्ड OQ लेवल ऑफ आउटपुट। इस आउटपुट के बाद बियॉन्ड OQ लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी इज कॉनकेव अपवर्ड। अब इसका जवाब तुम बता सकते हो, लिखो बेटा, इंडिकेटिंग दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट increases, indicating that total variable cost increases at an increasing rate, at an increasing rate। क्या बात समझ में आ रही है? इस साल तुम्हारे बोर्ड इम्तहान, तुम्हारे इंटरनल इम्तहान्स में, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर इंडिविजुअली पता होना चाहिए। आपकी बुक में कंबाइंड डायग्राम बना हुआ है जो हम भी बनाएंगे, अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली भी तुम्हें पता होना चाहिए कैसा होता है और उसका बिहेवियर कैसा है। सब बच्चों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं है? एकदम क्लियर है, क्रिस्प क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बनाने जा रहे हैं हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व। कैसे बनाएंगे? चलो मेरे साथ साथ डायग्राम बनाओ। टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व बनाना सबसे आसान है। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है टोटल फिक्स कॉस्ट और यहां पर है आउटपुट। अब अगर तुम शेड्यूल देखो बेटा, शेड्यूल देखो तो 0 यूनिट पर टोटल फिक्स कॉस्ट था 120 और हर यूनिट पर 120 है। इसका मतलब क्या है? ये कॉस्ट मेरी 120 से शुरू हुई और हर यूनिट पर 120 है। इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। क्या सब बच्चों को यह बात समझ में आ रही है? तो बिहेवियर इसका क्या लिख सकते हैं? TFC टोटल फिक्स कॉस्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। TFC is parallel to x-axis. TFC is parallel to x-axis. x-axis को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहा जाता है। कई बार इस बच्चे जो है ना इस नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी आ गई भाई साहब। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस को ही बोलते हैं। तो TFC इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी लिख सकते हैं। बड़ा आसान सा डायग्राम था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अब बनाते हैं टोटल कॉस्ट कर्व का डायग्राम। चलो मेरे साथ साथ प्लॉट करते हैं, फिर तीनों डायग्राम हम देख लेते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है बेटा जी आउटपुट और यहां पर है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट भी देखो कहां से शुरू हो रही है। टोटल कॉस्ट ना 0 यूनिट पर 120 थी, मतलब फिक्स कॉस्ट के बराबर थी। केवल वेरिएबल ही कॉस्ट ऐसी है जो 0 यूनिट पर 0 थी। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहां से शुरू होगा? तो सॉरी, टोटल कॉस्ट कहां से शुरू होगा? ऊपर से। अब टोटल कॉस्ट का बिहेवियर कैसा होता है, आओ जरा देखते हैं भाई। टोटल कॉस्ट का भी देखा जाए, शुरू करें। चलो भैया चलो, चलो भैया चलो। टोटल कॉस्ट भी कहीं ना कहीं हमारी वेरिएबल कॉस्ट जैसी ही होती है। स्टार्टिंग में कॉनकेव डाउनवर्ड, फिर कॉनकेव अपवर्ड, मतलब टोटल कॉस्ट स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ती है, बाद में तेजी से बढ़ने लग जाती है। चलो जल्दी से बनाओ, तो जल्दी से बनाओ। तो तुम लिख सकते हो TC इंक्रीजेस at a decreasing rate, TC increases at a decreasing rate initially and then starts increasing at an increasing rate.
एट एन इंक्रीजिंग रेट। इस साल बिहेवियर पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए अगर आपने मेरा ये वीडियो पिछले साल देखा हो तो मैंने इतना इन डेप्थ जाकर बिहेवियर पे बात नहीं की थी, बिकॉज पिछले साल तक पढ़ाई का पैटर्न अलग था। इस साल से पैटर्न बहुत चेंज हो गया, तो बच्चों को बिटवीन द लाइंस हर एक बात को आंखों के रास्ते दिल में उतारना है, इसलिए नई प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करिएगा सब लोग, ठीक है ना। अगर आप किसी के दोस्त आप पुराने प्लेलिस्ट फॉलो करो, उससे बोल दो भाई नया वीडियो आ गया, नया देख लो तुम, वो ज्यादा बेहतर है, क्वालिटी वाइज भी, नोट्स वाइज भी, और अप टू द डेट भी है, बिकॉज नए पैटर्न को फॉलो करते हुए चीजें बताई जा रही है। बात समझ में आई? अब क्या हम तीनों डायग्राम को एक ही डायग्राम में बना सकते हैं? आओ चलो प्लॉट करते हैं तीनों डायग्राम को, तीनों कर्व्स को एक ही डायग्राम में हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। यहां पर है आउटपुट और बेटा जी यहां पर है कॉस्ट। सबसे पहले तो टोटल फिक्स कॉस्ट बना दो, सबसे आसान होती है। टोटल फिक्स कॉस्ट तो ये हो गई, ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट, ये हो गई हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ये क्यों? अच्छा, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? इसको बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। समझ में आ गया? ऐसा भी डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं आप, आपको पेपर में यही बनाना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है बच्चा पार्टी? सब बच्चों को यहां तक की चीजें क्लियर हो रही हैं? चलो भैया चलो, अगर मैं इन तीनों चीजों की बात करूं और इनका मिक्स बिहेवियर लिखवा दूं या इन तीनों का रिलेशनशिप बता दूं, जो कि बुक में नहीं बोला हुआ है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इन तीनों का रिलेशनशिप अगर मैं बताऊं तो सबसे पहली बात क्या होती है? टीसी स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट अबव जीरो, फ्रॉम द पॉइंट अबव जीरो। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, देयर इज फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व, देयर इज फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सेकंड बात समझ में आ रही है? सेकंड देखते हैं भैया। TFC is parallel to x-axis. TFC is parallel to x-axis, इसको horizontal axis भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? TVC starts from zero because at zero level of output, because at zero level of output there is no variable cost involved, there is no variable cost involved। सर आपकी राइटिंग बहुत खराब। अरे बोल भी तो रहे भैया, क्या कर सकते हैं यार, अब भगवान ने इतनी खराब राइटिंग दी है मुझको तो। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलो भैया आओ देखते हैं बुक में डायग्राम कैसा बना था। बुक में आपकी जो फ्रैंक बुक है उसमें सेम ऐसे ही डायग्राम बना है जो मैंने आपको अभी अभी बनाकर दिखाया है। यही शेड्यूल था और यही चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके भी बता दी है। ठीक है बच्चा बाड़ी, चलें आगे बढ़ा जाए। अब आया जाए एवरेज कॉस्ट के ऊपर। चलो भैया अगला कॉन्सेप्ट है, हाँ मैंने देखो ये एक क्वेश्चन दे दिया तुमको, एक्सप्लेन द स्टेट शेप ऑफ टीवीसी कर्व। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर क्या है? यहां जो लिखवाया है ये। ठीक है ना, तो तुम्हारे लिए जगह खाली है, जब तुम प्रैक्टिस करना तो इसके अंदर लिख लेना अगर तुम प्रिंट आउट निकालते हो तो, ताकि भूलो नहीं। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको एक अलग से क्वेश्चन लिखकर आपको दे दिया है बच्चा पाड़ी। चलो भैया चलो आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व्स के ऊपर। ये एवरेज कॉस्ट क्या होता है? सबसे पहले देखो, इट इज अ पर यूनिट ऑफ टोटल आउटपुट। एवरेज कॉस्ट कर्व क्या करते हैं हम लोग, जिस कॉस्ट का भी एवरेज निकालता है उस कॉस्ट को हम यूनिट से डिवाइड कर देंगे। जरा क्या क्या टॉपिक है आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, तो किसका एवरेज निकालना है? फिक्स कॉस्ट का। तो कैसे निकाल सकते हैं? फिक्स कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दो, सिंपल। फिक्स कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसको बोलते क्या है? इट इज द पर यूनिट ऑफ
फिक्स फैक्टर्स। डेफिनेशन कभी आपसे नहीं पूछी जाने वाली है अब, पर कैलकुलेशन वाइज तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, क्या निकाल रहे हैं, एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन यूनिट्स। ठीक है। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज कॉस्ट, या इसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। हम किसका निकाल रहे हैं, एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम लोग एवरेज टोटल कॉस्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को कि ये एवरेज कॉस्ट क्या होती है? सब बच्चों को क्लियर है ये चीज, पक्का पक्का एकदम ठीक है। चलो एक मिनट, यहीं पर मैं आपको कुछ लिखवाने जा रहा हूं और वो देखो। चलो भैया चलो, अगर मैं ये बोलूं कि एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का समेशन। एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का समेशन। अब मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं और मैं देखता हूं कि आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं। हालांकि मैं अभी सारे न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व करवाऊंगा, मतलब मैं खुद भी सॉल्व करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे मन नहीं मान रहा है, तो मैंने कहा चलो भैया एक बार तो लिखवा लेते। पहला कॉलम बनाओ मेरे साथ साथ सभी लोग, पहला कॉलम बनाएंगे सभी के सभी और लिखेंगे यूनिट्स। चलो लिखो यूनिट्स 0 से लेकर 6 तक। यहां आ रही है यूनिट्स 1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। जल्दी से लिखो 0 1 2 3 4 5 6। अगला कॉलम बनाते हैं हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है बच्चे पार्टी। फिर निकालते हैं हम लोग ये टोटल कॉस्ट, फिर निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चलो भाई यहां पर दे रखी है टोटल कॉस्ट और निकालनी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आओ जरा देखना भाई, चलो चलो करते हैं। टोटल कॉस्ट दे रखी है हमको 120 160, टोटल कॉस्ट दे रखी है 120 160। फिर दे रखा है बेटा 196 222, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है 222। और उसके बाद दे रखा है 252 290 252 290 एंड देन 354। पिछला ही एग्जाम्पल है ये, ठीक है, अभी भी किया है। तो आप लोग सब लोग अब टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो। अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला है, लेकिन अब आपको नई कॉस्ट कौन सी निकालनी है? आपको निकालना है एवरेज टोटल कॉस्ट, आपको निकालना है एवरेज फिक्स कॉस्ट, आपको निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। चलो भाई सब के सब शुरू हो जाओ। एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, और यहां पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलो भैया चलो करा जाए। अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हमको सबको फॉर्मूला तो पता ही है, एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट अपॉन यूनिट्स। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन यूनिट्स। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन यूनिट्स। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। हालांकि अभी मार्जिनल कॉस्ट को मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। चलो भैया और निकालते हैं। तो 0 यूनिट पर जो टोटल कॉस्ट होती है बेटा जी, वही होती है हमारी फिक्स कॉस्ट। तो लिख लेते हैं 120 120 120। अभी सॉल्व किया है हम लोगों ने, यही सेम क्वेश्चन किया है। अब निकालना है हमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चलो भाई निकालो, चलो, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो 120 माइनस 120 0, ये आ गया 40, ये आ गया 7 9 में से 2 गया 76। 222 माइनस 120, ये आया 102। देन 252 माइनस 120, ये आ गया 132। देन आ गया 290 माइनस 120, ये आ गया 170। देन 354 माइनस 120, 234। ठीक है ना भाई, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। 120 डिवाइड बाय 0, तुम खुद ही बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। 120 डिवाइड बाय 0 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है बच्चे बाड़ी। 160 डिवाइड बाय 1 160। 196 डिवाइडेड बाय 2, चलो भैया कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 196 डिवाइडेड बाय 2 इज 98। 222 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 74।
252 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 63। 290 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 58। देन 354 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 59। सब बच्चों को एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना आ गया। कैसे निकाला हम लोगों ने? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। ठीक है बच्चा पाड़ी, चलो भैया चलो, अब निकालते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। 120 डिवाइड बाय 0 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 120 डिवाइड बाय 1 120, 120 डिवाइड बाय 2 60, 120 डिवाइड बाय 3 40, 120 डिवाइड बाय 4 30, 120 डिवाइड बाय 5 24, 120 डिवाइड बाय 6 20। ये भी निकालना आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत नहीं है। अब निकालते हैं बेटा जी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। 0 डिवाइड बाय 0 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 40 डिवाइड बाय 1 40। अब आओ देखो, हां 76 डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व कर लेते हैं भाई। 76 डिवाइडेड बाय 2 38। देन 102 डिवाइड बाय 3, this is 34. Then 132 divided by 4 33. Then 170 divided by 5 34. 354 सॉरी 234 डिवाइड बाय 6, यह आ गया 39। तो सब बच्चों को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना भी आ गया कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला है हम लोगों ने। तुम चाहते तो एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकाल सकते थे? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? चेंज इन टीसी। तो 0 यूनिट पर तो डैश, फिर कितना चेंज आया है? 160 माइनस 120 40, 196 माइनस 160 36, 222 माइनस 196, जल्दी से बताओ कितना आएगा? 222 माइनस 196, ये आ गया 26। सिमिलरली 252 माइनस 222, ये आ गया 30। फिर 290 माइनस 252, ये आ गया 38। सिमिलरली 354 माइनस 290, ये आ गया 64। सब बच्चों को मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना आ गया। तो एक तरह से आपको बेसिक आइडिया ये लग गया कि हम कॉस्ट को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे निकाल सकते हैं। अब जरा देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इट इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट एज वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। निकालते कैसे हैं? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। लेकिन एक और तरीका भी है, चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। कई बार यह फॉर्मूला काम कर जाता है और यह फॉर्मूला काम नहीं करता है वहां पर जहां पर यूनिट्स में जो गैप है वो अनइक्वल होता है। तब बात समझ में आ गई? चलो बच्चा पार्टी, अब जरा हम लोग एक कुछ मजे की बातें हैं मार्जिनल कॉस्ट के लिए, वो देख लेते हैं। क्या है मार्जिनल कॉस्ट की 3 बेहतरीन बातें बताते हैं। वो शक्तिमान में आता था ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वही वाली बात मैं करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्ट हैज नथिंग टू डू विथ फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का दूर दूर से कोई ताल्लुकात फिक्स्ड कॉस्ट के साथ नहीं होता है। ये एमसी लिखा है लेकिन वो मत समझना जो तुम समझ रहे हो। एमसी मतलब अब बोलना मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद वेरिएबल कॉस्ट एंड देयरबाय इट इज रिलेटेड विद टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का पूरा पूरा रिलेशन वेरिएबल कॉस्ट के साथ होता है, इसकी वजह से टोटल कॉस्ट से होता है, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट से कोई भी रिलेशन नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट इज कॉमन बोथ टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। साथ में ये बात क्यों बताई गई है कि एमसी कट्स एवीसी एंड एटीसी एट मिनिमम पॉइंट। अभी हम आगे डायग्राम बनाकर भी दिखाएंगे। फिर अगला क्या लिखा है? एमसी इज यू शेप्ड। एमसी इज यू शेप्ड, साफ साफ लिख देता हूं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। एमसी को यू शेप्ड क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब जल्दी से बढ़ते हैं और इनका बिहेवियर देखते हैं, इन कॉस्ट को प्लॉट करके देखते हैं कि ये कॉस्ट बनती कैसे। चलो बढ़ते हैं। चलो भाई यहां तक तो देख लिया, अब इनका बिहेवियर देख लेते हैं कि ये इंडिविजुअल कॉस्ट बनती कैसे हैं।
चलो भाई, मैं आपको सबसे पहले कॉस्ट बनाकर दिखाने जा रहा हूं जो कि एवरेज फिक्स कॉस्ट है। आओ जरा देखा जाए। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है आउटपुट और बेटा जी यहां पर है एवरेज फिक्स कॉस्ट। जब तुम एवरेज फिक्स कॉस्ट को प्लॉट करोगे ना तो कुछ इस तरह की कॉस्ट बनेगी, इस तरह की कॉस्ट बनती है। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट पे ना एक बेहतरीन सा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? पेपर में पूछा जाएगा, व्हाई इज एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह का टर्म आपसे पेपर में पूछा जाएगा। व्हाई इज एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखो इसका सिंपल सा जवाब है, एएफसी कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए बोला जाता है बिकॉज इस एएफसी कर्व के अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स बनते हैं उन सभी का एरिया आपस में बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स formed under AFC curve are equal। सारे रेक्टेंगल्स जो AFC कर्व के अंदर बनेंगे उन सभी का एरिया बराबर होगा। अब बेटा क्या है ना, तीन तरह की कॉस्ट और हैं जो कि यू शेप्ड होती हैं। जैसे कि कौन कौन सी, आओ जरा देखो। मैं तीनों कॉस्ट तुमको बनाकर दिखा देता हूं, फिर आगे इनका रिलेशनशिप भी दिखाएंगे। ये तीन कॉस्ट ना हमारे यहां यू शेप्ड होती है। कौन कौन सी है बेटा? आओ जरा देखते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन यूनिट्स, ये है आउटपुट और यहां पर है एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप्ड कर्व होता है। सिमिलरली बच्चा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप्ड होता है। अगर आप कभी प्लॉट करोगे तो आप देखोगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप्ड होता है। सिमिलरली मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप्ड होता है। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है आउटपुट, यहां पर है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कुछ इस तरह से बनता है, यह भी यू शेप्ड होता है। तो ये तीन कर्व को यू शेप्ड बोला गया है। अब यू शेप्ड क्यों होता है? यू शेप्ड के पीछे रीजन क्या है? यू शेप्ड के पीछे बस एक ही रीजन है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है हम लोगों ने। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इसका रीजन होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी लोग को? देखो इसमें तीनों स्टेजेस लगती हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तुम्हें समझ में आ रहा है? तीनों स्टेजेस फॉलो होती हैं, इसलिए इन सारे कर्व्स को यू शेप्ड कहा जाता है। तो कितने कॉस्ट कर्व्स यू शेप्ड होते हैं तुम्हें ये समझ में आ गया। एएफसी कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहा जाता है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, चिल है। चलो भाई, अब आते हैं मेन टॉपिक रिलेशनशिप के ऊपर और हम रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। चलो, चाहे वो एवरेज फिक्स कॉस्ट हो चाहे वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, दोनों का सेम रिलेशनशिप होता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व के साथ। आओ जरा, जब भी तुमसे कोई रिलेशनशिप पूछा जाए तुम बिना डायग्राम बनाए उनका रिलेशनशिप मत लिख कर आना। चलो भाई, यहां लिखते हैं आउटपुट और यहां लिखते हैं कॉस्ट। चलो मेरे साथ साथ बनाओ बेटा जी। यहां पर लिख रहे हैं आउटपुट, यहां पर लिख रहे हैं कॉस्ट। ठीक है, यह है मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सेम रिलेशनशिप है, तो अलग अलग नहीं बता रहा हूं, एक साथ ही बता दे रहा हूं। ठीक है ना। और ये बना रहा हूं मैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट किस पॉइंट पर कट करता है? जहां पर एवरेज टोटल या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होता है। चलो बनाओ, आराम से बनाओ जो भाई, आराम से बनाओ। बना लिया? चलो भाई, इसका रिलेशनशिप लिखते हैं। नंबर 1, when marginal cost is less than average total cost या average cost,
जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है, देन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग। तब एवरेज कॉस्ट क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। दूसरा पॉइंट, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट। मैंने क्या बोला? जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे को कट करते हैं, वहां पर एवरेज कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग। जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गया एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगा। सिंपल। यही तीन रिलेशनशिप, जब आपको अगर एवरेज को और वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप पूछ ले, तो भी तुमको यही 3 पॉइंट लिख कर आने और खत्म बेटा, खत्म रिलेशनशिप। सर ये तो मेरे रिलेशनशिप से भी छोटा है। हाँ बेटा, क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, आओ जरा बच्चे लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स देखा जाए। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स में आपको मीनिंग सिलेबस के अंदर है, डेरिवेशन वगैरह सिलेबस में नहीं है। तो चलो देखते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स होता है क्या है। It is the least cost of producing each level of output when all factors of production including the plants are variable। भाई लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स ही होते हैं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 कॉस्ट ही रेलेवेंट निकल कर आती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। यहां पर फिक्स कॉस्ट होती नहीं है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट सा कोई रिलेशन यहां पर है ही नहीं, ना ही वेरिएबल कॉस्ट का है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? सभी वेरिएबल है तो टोटल कॉस्ट पढ़ना है, एवरेज कॉस्ट पढ़ना है और मार्जिनल कॉस्ट पढ़ना है। तो 3 तरह की ही कॉस्ट हमारे लॉन्ग रन से सिलेबस में है। ठीक है ना बच्चा पाड़ी? तो चलो भाई आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बनाकर दिखाता हूं लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व कैसे बनेगा। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व कैसे बनेगा आप देख लो। बहुत ज्यादा पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सिंस ये हमारे सिलेबस में है, इसका मीनिंग सिलेबस में है, तो मैं वो आपको बता दे रहा हूं। ठीक है ना बेटा जी? यहां पर आएगा आउटपुट और यहां पर आएगा कॉस्ट। ये है हमारा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, LTC, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। आराम से बना लो बेटा सभी लोग, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। एक डायग्राम वाला, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई क्वेश्चन बन जाए और हमसे छूट गया हो, तो वो सही चीज नहीं है। इसलिए एक आपको पता होना चाहिए बस, और कोई जरूरत नहीं है आपको इसके डेरिवेशन की, कॉनकेव अपवर्ड क्यों है, कॉनकेव डाउनवर्ड क्यों है। ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट पहले धीरे धीरे बढ़ता है, बाद में तेजी से बढ़ता है, तुमको पता है। ठीक है ना, तो उसका बिहेवियर भी तुम्हें पता है। फिर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है? इट इज अ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज इन द लॉन्ग रन। पर यूनिट कॉस्ट निकाल देंगे तो LTC डिवाइड बाय यूनिट्स कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी हमारी। ठीक है ना बेटा? चलो भैया आगे देखते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। इट इज द एडिशन टू टोटल रन कॉस्ट कर्व्स, to long run total cost curve as additional unit of output is produced when all units are adjusted। मतलब चेंज इन लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अब यहां पर एक बात पूछी जाती है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि भाई कि यहां पर LAC और LMC यू शेप्ड क्यों होते हैं। तो LAC और LMC यू शेप्ड इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस एक लाइन है जो तुम्हें पता होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कॉस्ट का यू शेप्ड होती थी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, लॉन्ग रन में कॉस्ट यू शेप्ड होती है बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। तो सब बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई। सो दिस इज डन विद द कॉस्ट चैप्टर। अभी न्यूमेरिकल हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं। यहां पर कॉस्ट का टॉपिक खत्म होता है। अब शुरू करते हैं हम लोग रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और मजा आने वाली है तुमको यहां से। तो चलो भाई शुरू किया जाए रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, तो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग। ये रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? यार रेवेन्यू का बड़ा सिंपल सा मतलब है, सामान बेचकर जो भी पैसा आएगा उसको अपन लोग रेवेन्यू बोलेंगे। तो लिखा क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन अ गिवन पीरियड। जो भी पैसा सामान को बेचकर आएगा अपन उसको रेवेन्यू बोलेंगे। रेवेन्यू के 3 क्लासिफिकेशन है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू क्या है? जो टोटल अमाउंट रिसीव होगा, टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम सेलिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट। टोटल रेवेन्यू का आसान भाषा क्या है? प्राइस। ये क्या है? P मतलब है प्राइस,
क्यू मतलब क्या है? क्वांटिटी। मतलब लेट्स से अगर आप लिपस्टिक बेचते हो, 100 रुपए की एक लिपस्टिक आती है और 10 लिपस्टिक बेची, तो टोटल रेवेन्यू क्या आ जाएगा? 100 इंटू 10, 1000 रुपए। बात समझ में आई? एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? पर यूनिट ऑफ टोटल रेवेन्यू। इट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्न पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। बात समझ में आ रही है? तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू बाय यूनिट्स। सिमिलरली मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एडिशन टू टोटल रेवेन्यू, जैसे टोटल कॉस्ट में हम लोगों ने सीखा था, ठीक है ना? इट इज एन एडिशन टू टोटल रेवेन्यू विच रिजल्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। निकालते कैसे हैं? एमआर कैसे निकालते हैं? TRN माइनस TRN माइनस 1। जैसे कि हम लोग मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं, सेम तरह से मार्जिनल रेवेन्यू भी निकाला जाएगा। अब आपको दो टॉपिक इस रेवेन्यू के टॉपिक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें बिहेवियर ऑफ रेवेन्यू अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर यहां पर कौन सी पढ़नी है? यहां पर दो केसेस है। केस नंबर 1 तुमको पढ़ना है, केस नंबर 1 पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन का केस। परफेक्ट कंपटीशन के केस में, अच्छा तुम परेशान मत हो, फॉर्म्स ऑफ मार्केट अभी अगला चैप्टर शुरू होगा जहां पर हम आपको बताएंगे डिटेल में कि परफेक्ट क्या होता है, इम्परफेक्ट क्या होता है। सिमिलरली केस नंबर 2 आपको पढ़ना है इम्परफेक्ट कंपटीशन का। तो ये दो केस हैं जो आपको रेवेन्यू के अंदर पढ़ने ही पढ़ने हैं। परफेक्ट कंपटीशन के केस में बिहेवियर ऑफ रेवेन्यू कर्व्स कैसा होता है, TRAR-MR, और इम्परफेक्ट के केस में TRAR-MR का बिहेवियर कैसा होता है, यह हमें सीखना है और इनके हमको रिलेशनशिप जानने हैं। यह हमारे सिलेबस का पोर्शन है। चलो भाई शुरू करते हैं पहले परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में बात बताना चाहता हूं, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट होता है, ठीक है ना? प्राइस कभी भी बढ़ता घटता नहीं है, बिकॉज इंडस्ट्री से हम लोग प्राइस ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में डिटेल में अगले चैप्टर में जाएंगे। बस अभी के लिए तुम्हें इतनी बात पता होनी चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस सेम होते हैं, इम्परफेक्ट में सेम नहीं होते। अब एक शेड्यूल दिया है आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से निकालते हैं आप लोग TR, AR और MR। चलो भैया निकाला जाए। शेड्यूल आपकी आंखों के सामने बना हुआ है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। TR कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी। चलो निकालते हैं। 15 इंटू 1 15, 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 4 60, 15 इंटू 5 75। ठीक है, अब AR कैसे निकालेंगे? AR निकालते कैसे हैं? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय यूनिट्स। टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय यूनिट्स। 15 डिवाइड बाय 1 15, 30 डिवाइड बाय 2 15, 45 डिवाइड बाय 3 15। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? 60 डिवाइड बाय 4 15, 75 डिवाइड बाय 5 15। मतलब AR और प्राइस बराबर है। यहां से परफेक्ट कंपटीशन में एक चीज निकल कर आई कि AR और प्राइस तो भाई बराबर हो जाता है। हाँ भाई बराबर है। अब MR निकालते हैं। चेंज इन TR, इसका प्रेसिडेंट टर्म 0 मान लिया तो 15 माइनस 0 15, 30 माइनस 15 15, 45 माइनस 30 15, 60 माइनस 45 15, 75 माइनस 60 15। कमाल हो गया भाई साहब, कमाल हो गया। धोती फाड़ कर रुमाल हो गया भाई साहब। ये क्या हो गया सर? ये कैसे गंदे गंदे मोनोलॉग बोलते रहते हैं आप क्लास के अंदर? ISC के टीचर है सर, प्लीज शो सम रिस्पेक्ट। अच्छा ठीक है भाई। चलो भाई आओ देखते हैं। हो गया हो गया हो गया। चलो आओ जरा देखते हैं भाई। अब यहां से समझ में आता है कि TR तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है, AR, MR और प्राइस तो बराबर है। तो ये डायग्राम में बनाकर दिखा देते हैं। ऐसी क्या बात है? X एक्सिस ओरिजिन, Y एक्सिस यहां पर है आउटपुट और Y एक्सिस पर ले लेते हैं रेवेन्यू, ठीक है ना? यहां पर बनाते हैं रेवेन्यू और रेवेन्यू यहां पर कैसा बन रहा है? पैरेलल टू X एक्सिस 15 पर, हर यूनिट पर 15 है। तो यहां से कंक्लूजन क्या हुआ? AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस। ये कंक्लूजन निकल कर आया। अगला डायग्राम बना लेते हैं। TR, TR कैसा बन रहा है? X एक्सिस ओरिजिन, Y एक्सिस यहां पर है आउटपुट और यहां बना रहे हैं TR। TR इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये बन गया बेटा जी TR का डायग्राम। ये बना दिया हम लोगों ने TR का डायग्राम, ठीक है ना भाई? यहां तक तुम्हें बात समझ में आ गई? सब बच्चों को समझ में आया यहां तक? तो सर अब इसका बिहेवियर कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसका बिहेवियर हम कैसे लिख सकते हैं? इसका बिहेवियर क्या होगा? आओ जरा देखते हैं। बिहेवियर
ऑफ टी आर, सबसे पहले तो लिख लेते हैं पहला पॉइंट। आओ मेरे साथ साथ लिख लो, आओ भाई लिख लेते हैं। टी आर कर्व इज अ पॉजिटिवली स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। टी आर कर्व इज अ पॉजिटिवली sloping straight line. TR curve is a positively sloping straight line from origin and its positive slope is constant and its पॉजिटिव स्लोप इज कांस्टेंट। कांस्टेंट स्लोप क्यों है? बिकॉज तुम देखो पहले 15 था, फिर 30 हुआ, फिर 45 हुआ, ऐसे, ठीक है ना, कांस्टेंट। ये आ गया बिहेवियर ऑफ टीआर कर्व। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बिहेवियर ऑफ एआर और एमआर बताओ, तो कैसे बताओगे भाई? चलो ये भी लिख लेते हैं, बिहेवियर ऑफ एआर और एमआर क्या होगा। तो तुम सबसे पहले देखो, एआर इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन और डिमांड कर्व। एआर को हम लोग प्राइस लाइन बोलते हैं और डिमांड कर्व बोलते हैं, ठीक है ना। बोथ एआर एंड एमआर are parallel to x axis। x axis को horizontal axis बोलते हैं। are parallel to x axis। बात समझ में आई? सब बच्चों को क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सर एक बार आप AR को डिराइव कर सकते हो क्या? आओ जरा देखो, AR को आपने प्राइस लाइन बोल दिया, कैसे बोला? आओ जरा इसको सॉल्व करें। टीआर का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। तो हम यहां से बोल नहीं सकते कि एआर और प्राइस हमेशा बराबर होंगे, इसलिए एआर को प्राइस लाइन बोलते हैं और डिमांड कर्व बोलते हैं, ठीक है ना बेटा जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगला कंडीशन पढ़ते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन का। इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये बात मान लेनी चाहिए कि भैया यहां पर प्राइसेस कांस्टेंट नहीं होते हैं, यहां पर प्राइसेस डिफर करते हैं। अब प्राइसेस डिफर करेंगे तो रेवेन्यू कर्व्स भी डिफर करेंगे। आओ जरा निकाला जाए, ठीक है। सबसे पहले टीआर निकालते हैं हम लोग। 20 इंटू 1 20, 18 इंटू 2 36, 16 इंटू 3 48, 14 4 56, 12 5 60, 60 10 60, 7 8 56, ठीक है। चलो एआर निकाला जाए। एआर तो प्राइस ही होता है, अभी हमको पता है, लेकिन फिर भी देख ले। 20 डिवाइड बाय 120, 36 बाय 280। अच्छा सर ये तो बिल्कुल प्राइस ही होता है, सही बात कह रहे हैं आप। हाँ भाई, एआर को ही हम लोग प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना। कभी कोई दिक्कत आने की संभावना ही नहीं होगी आपको पेपर में, ठीक है ना। आओ चलो एमआर निकाल लेते हैं। तो 20 तो पहले पे आ गया, 36 माइनस 20 इज 16, 48 minus 16 is 12, 56 minus 48 is 8, then we have 4, then we have 0, then we have minus 4. That means MR और AR को अगर ढंग से देखा जाए तो AR ज्यादा है, MR कम है। कंपैरेटिवली TR की तो बात ही अलग है। तो चलो एक डायग्राम बनाते हैं हम सभी लोग, जिसपे हम बिहेवियर देखते हैं TR का, AR का और MR का। चलो भाई आओ जरा बनाया जाए। ऊपर के जगह पर मैं बनाने जा रहा हूं AR और MR। मेरे साथ साथ बनाओ, आपके लिए इजी हो जाएगा। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, और यहां हम बनाने जा रहे हैं TR का डायग्राम, ठीक है ना। चलो चलो मेरे साथ साथ प्लॉट कर लो, वीडियो पॉज कर लो आराम से। चलो यहां पर है आउटपुट और यहां पर है रेवेन्यू कर्व्स, यहां पर भी आउटपुट और यहां अपन टीआर बना रहे हैं। टीआर देखो क्या हो जाएगा, पहले बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर फॉल कर रहा है, ठीक है ना। तो टीआर कर्व को मैं प्लॉट कर रहा हूं, आप ऐसे ही फ्री हैंड प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज योर टीआर कर्व। अब एक बात तुम जान लो, टीआर कर्व जिस जगह हाईएस्ट होता है, जिस जगह हाईएस्ट होता है उस जगह पर एमआर 0 होता है,
उस जगह पर एम आर जो है ना वो 0 होता है। जिस जगह पर टी आर हाइएस्ट होता है उस जगह पर एम आर 0 होता है। ठीक है ना, इस पॉइंट पर एम आर को 0 होना पड़ेगा। आओ जरा मैं प्लॉट करता हूं। मैं ये प्लॉट कर रहा हूं एम आर कर्व। दिस इज एम आर एंड दिस इज ए आर। चलो बनाओ, चलो सब लोग बनाओ ऐसा डायग्राम। फटाफट से डायग्राम बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, ये बन गई। चलो भैया चलो, सब बच्चे लोग बनाओ, आराम आराम से बना लो भाई। बनाया? बनाया? अब बिहेवियर देख लिया जाए इन तीनों का, फिर रिलेशनशिप देख लेते हैं। पहले बिहेवियर देख लेते हैं, फिर इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं। आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अगर तुम देखो, आराम से देखो, बिहेवियर ऑफ टीआर क्या है। इसको लिखने के लिए पेपर में तुमको नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, रिलेशनशिप पेपर में आएगा लिखने के लिए। टीआर कर्व धीरे धीरे बढ़ता है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, फिर टीआर कर्व फॉल होने लगता है। इसका बिहेवियर यही है, इट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट इनिशियली बट इट बिकम्स कांस्टेंट एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग। एमआर क्या होता है? एमआर बहुत तेजी से फॉल करता है। जहां पर टीआर मैक्सिमम होता है वहां पे एमआर 0 होता है, देन एमआर नेगेटिव हो जाता है। एआर फॉल करता है, लेकिन एआर कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होता है, बिकॉज कितना भी हो जाए एआर कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव। ये तो बिहेवियर होगा इसके। इसका रिलेशनशिप कैसे पढ़ेंगे, आओ जरा देखा जाए। इसका अपन रिलेशनशिप कैसे पढ़ेंगे, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालो रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर। टीआर एंड एमआर, पहला रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर। सबसे पहले तो उसका डायग्राम बनाएंगे ना। टीआर और एमआर के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है? एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। यहां पर आउटपुट ले लेता हूं, यहां टीआर, यहां पर भी आउटपुट, और यहां एमआर। चलो बना लेते हैं। ये बन गया हमारा टीआर, और जहां टीआर मैक्सिमम था वहां पर एमआर 0 है। चलो आओ भाई इसका रिलेशनशिप लिखा जाए फटाफट से, लाइन बाय लाइन लिखो। पहला पॉइंट, एज लॉन्ग एज एमआर इज पॉजिटिव, as long as MR is positive, TR is increasing. TR is increasing. अब तुम एक बात देखो, ये बात सही है कि नहीं? MR इस 0 से पहले तो पॉजिटिव था, जब तक MR पॉजिटिव था TR बढ़ रहा था। बिल्कुल फेयर इनफ है। आगे पॉइंट लिखते हैं, when MR becomes 0, TR is maximum. TR is maximum. जैसे ही MR 0 हुआ TR मैक्सिमम हो गया। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, when MR becomes negative, TR starts falling. TR starts falling। जैसे ही MR नेगेटिव हो गया TR गिरने लगा। ये पहला रिलेशनशिप आराम से आप लिखकर आ सकते हो पेपर के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100% सही है। आगे बढ़े, अगला रिलेशनशिप पर आ जाए। रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन AR और MR। सबसे पहले तो उसका डायग्राम बना लो AR और MR का, फिर इनका हम लोग रिलेशनशिप लिखते हैं। ये है AR
और ये है MR, ये है AR और ये है MR। चलो भाई लिखते हैं पहला पॉइंट, एज लॉन्ग एज AR is falling, as long as AR is falling, MR is less than AR. MR is less than AR. ये हम लोगों ने शेड्यूल में भी देखा था, जब तक AR फॉल कर रहा है MR कम होता है AR से। दूसरा पॉइंट लिखते हैं बेटा जी, लिखाया जाए when AR is a straight line, when AR is a straight line, देखो ना AR एक स्ट्रेट लाइन है, MR is also a straight line, MR भी क्या है, MR भी एक स्ट्रेट लाइन है। जब AR एक स्ट्रेट लाइन है तो MR भी एक स्ट्रेट लाइन है। बात समझ में आया? फिर लिखो रेट ऑफ फॉल ऑफ MR, रेट ऑफ फॉल ऑफ MR is twice as rate of fall of AR। जिस रेट से AR फॉल कर रहा है MR उसकी डबल स्पीड से फॉल करता है। ये इनका रिलेशनशिप है और ये पेपर में लिखने को आपको आ सकता है। ठीक है ना बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है? ये नोट्स आपके लिए बहुत एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं। ये नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना भाई। ठीक है, समझ में आया? तो यहां तक हो गया कॉन्सेप्ट, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल में कौन सा सॉल्व कराऊंगा? वो जो फ्रैंक की बुक में सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं बुक के एंड में, वो सारे न्यूमेरिकल में सॉल्व करवाने जा रहा हूं। एक एक करके पूरे न्यूमेरिकल देख डालो, समझ पे आ जाएगा। लेकिन पहले आप ट्राई करो, उसके बाद तुम ये देखोगे तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। एक एक करके सारे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बारी है न्यूमेरिकल्स की। चलो बच्चा पार्टी, न्यूमेरिकल्स का समय आ चुका है और ये हमारा वीडियो 1 घंटे का तो ऑलरेडी हो चुका है। बड़ा चैप्टर था तो भाई थोड़ा समय लगा, लेकिन एक ही वीडियो काफी है। मैं बोल रहा हूं सारा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए एक वीडियो काफी है। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि ये वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास, मैक्सिमम ISC स्टूडेंट्स के पास तो पहुंच ही सके यार। ये बात कर भला तो हो भला यार। आओ चलो भाई पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जानदार क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ये फ्रैंक बुक के क्वेश्चंस में करवा रहा हूं, तो मैं सारे क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं एक एक करके। बहुत सारे क्वेश्चन तुमको ऐसा लगता है रिपीटेटिव भी हो जाएंगे। मैंने ये टाइप नहीं करवाया, वरना बच्चों को फील नहीं आता कि सही में फ्रैंक बुक के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं कि नहीं करा रहे। जी हाँ, मैंने इसीलिए बुक की फोटो खींच के यहां पर क्वेश्चन लगाया हुआ है, ताकि तुमको यकीन हो जाए कि वही क्वेश्चन है। मैंने इस पे आंसर्स भी एडिट नहीं किए हैं, आंसर भी आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, लेकिन इन आंसर्स तक पहुंचना कैसे है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है ना भाई? आओ चला क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आउटपुट दे रखा है अपने को 0 1 2 3 4। ठीक है ना? अपने को आउटपुट गिवन है 0 1 2 3 4। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। उसके बाद अपने को टोटल कॉस्ट दे रखी है 60 80 100। टोटल कॉस्ट दे रखी है 60 80 100। फिर दे रखा है 111 और 116, 111 और 116। ठीक है ना? अपने को ये कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे बोल क्या रहा है निकालने को। हमसे बोल रहा है टोटल फिक्स कॉस्ट निकालो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो, मार्जिनल कॉस्ट निकालो। सब निकाल दो भाई। ठीक है, हमने कहा चलो इतनी बात कह रहे हो तो निकाल देंगे। निकालने को बोला है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब ऐसा क्वेश्चन अभी हमने चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते आपको सॉल्व करवाया है, लेकिन कोई बात नहीं,
करना तो है, धर्म है हमारा, ऐसी क्या बात है, करेंगे। आओ जरा देखा जाए। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जो 0 यूनिट पर जो टोटल कॉस्ट होती है वही फिक्स कॉस्ट होती है, हर यूनिट पर वही होगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। निकाला जाए टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कैसे हो जाएगा? अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। 60 माइनस 60 0, 80 माइनस 60 20, 100 माइनस 60 40, 111 माइनस 60 51 आएगा क्या भाई? जरा सॉल्व कर लेते हैं। 111 माइनस 60, ये आ गया 51। फिर है 116 माइनस 60, दिस इज 56। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन यूनिट्स। टोटल फिक्स कॉस्ट ये, यूनिट्स ये। 60 डिवाइड बाय 0 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 60 डिवाइड बाय 1 60, 60 डिवाइड बाय 2 30, 60 डिवाइड बाय 3 20, 60 डिवाइड बाय 4 15। समझ में आ गया? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हमेशा निकालते समय आप एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखना, बिकॉज फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं। सर हमको तो फॉर्मूला पता है, हम नहीं लिखेंगे, नंबर कट जाएंगे बेटा। आप जो भी आंसर निकालना उसका फॉर्मूला जरूर क्वेश्चन में मेंशन करना, ठीक है ना भाई। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। 0 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 20 डिवाइड बाय 1 20, 40 डिवाइड बाय 2 20, 51 डिवाइड बाय 3 17, 56 डिवाइड बाय 4 14 आना चाहिए ना भाई। एक तो बचपन से आज तक मुझे 14 की टेबल याद ही नहीं हुई। फिर निकालते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। ये कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट। टोटल कॉस्ट ये 60 डिवाइड बाय 0 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, 80 डिवाइड बाय 1 80, 100 डिवाइड बाय 2 50, 103 डिवाइड बाय 3 3 3 is 9 2 1 37, 116 डिवाइड बाय 4 4 2 is 8 3 6 4 9 is 36 29। क्या सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट निकाल दी जाए 0 यूनिट पर डैश, ठीक है ना भाई, क्योंकि इसका प्रेसिडेंट हम पता नहीं है। आओ भाई, फर्स्ट यूनिट पर कितना होगा? 80 माइनस 60 20, 100 माइनस 80 20, 111 माइनस 10 11, 116 माइनस 11 5, 20 20 11 5 इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर टू यू। चले बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाए मेरी जान। अगला क्वेश्चन क्या है? आओ जरा देखो। अगला क्वेश्चन मैं इधर सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। हमको निकालना क्या है? टीवीसी और एमसी। हमको आउटपुट दे रखा है 0 1 2 3 4। चलो लिख लेते हैं। यहां पर आउटपुट दे रखा है बेटा 0 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर हमको और टोटल कॉस्ट भी गिवन है। चलो भाई, टोटल कॉस्ट भी गिवन है। कितनी गिवन है? 40 60 78, 40 60 78, फिर क्या है? 97 और 124, 97 और 124। पेपर में निकालने को क्या बोला है क्वेश्चन में? टीवीसी निकालो और एमपीसी निकालो, एमसी निकालो। टीवीसी एंड मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो हम तभी निकाल पाएंगे ना जब हमको फिक्स कॉस्ट पता होगी। फिक्स कॉस्ट तो गिवन है, ध्यान से देखो। फिक्स कॉस्ट तो गिवन है, 0 यूनिट पर जो टोटल कॉस्ट होती है उसी को फिक्स कॉस्ट कहते हैं। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा कि नहीं? टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, 40 माइनस 40 0, 60 माइनस 40 20, 78 माइनस 40 is 38, 97 माइनस 40 7, 9 में से 4 जाएगा 5 57, 124 माइनस 60 is 84, ठीक है ना। सब बच्चों को टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो निकालना आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं, ठीक है ना। 20 38 57 और 84। चलो भैया, अब निकालना क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? चेंज इन टोटल कॉस्ट। 0 पे तो डैश, 60 माइनस 40 20, 78 माइनस 60 is 18, 97 माइनस 18 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा, 8 में से 19, 124 माइनस 97 24 प्लस 3 20, 24 प्लस 27। ये आंसर निकाल दिया हम लोगों ने। खत्म भाई,
सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। अच्छा, एक ट्रिक बताऊं, मार्जिनल कॉस्ट को ना आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो। पहले में तो डैश 20 माइनस 0 20, 38 माइनस 20 18, 57 माइनस 38 19, 84 माइनस 57 27। तो मार्जिनल कॉस्ट टीवीसी से भी निकलता है और टीसी से भी निकलता है, ध्यान रखिएगा। चलो भाई चलो, 2 क्वेश्चन तो निपटा डाला, मजा ही मजा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आओ देखो, तो जब आप ये नोट्स डाउनलोड कर रहे होंगे ना, तो आपको सबसे लास्ट न्यूमेरिकल सबसे पहले दिख रहा होगा। ठीक भाई, आओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ये देखते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज 12। द मार्जिनल कॉस्ट शेड्यूल इज गिवन बिलो। एक मार्जिनल कॉस्ट का शेड्यूल दे रखा है। कैलकुलेट टीसी एंड एबीसी फॉर ईच ऑफ द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तुमको आउटपुट कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6। भाई इस क्वेश्चन को करने का मैं एक ट्रिक बताऊंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। आउटपुट कितना दे रखा है, आउटपुट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली मार्जिनल कॉस्ट भी दे रखा है। मार्जिनल कॉस्ट कितना दे रखा है, 9 7 2 4 8 12, 9 7 2 4 8 और 12। अच्छा, तुम्हें फिक्स कॉस्ट भी गिवन है। फिक्स कॉस्ट कितनी होगी हर यूनिट पर, कितनी गिवन है, 12 गिवन है। 12 गिवन, तो हर यूनिट पर 12 होगी। ठीक है, अब निकालना क्या क्या है हमको, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालना है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। एवरेज वेरिएबल हम तभी निकाल सकते हैं जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो। ठीक है, चलो आओ सॉल्व करते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक तुम्हें बड़ी हेल्प कर जाएगी। तुम जरा इसका एक प्रीसीडिंग टर्म लिख लो, 0। 1 से पहले 0 होगा। 0 पर फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 12। जो फिक्स कॉस्ट होती है वही टोटल कॉस्ट होती है। जो टोटल, और यहां पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है, 0। 12 माइनस 12, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। समझ में आ रही है बात आपको। बस 0 पर मैंने तुमको एक एडिशनल यूनिट, और 0 यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डैश। ये मैंने अपने आप ऐड करने को बोला है। ये जैसे ही ऐड करोगे तुम्हारे लिए क्वेश्चन चिंटू कैंडी हो जाएगा। कैसे चिंटू कैंडी होगा, देखो मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकाली जा सकती है कि नहीं। जैसे कि क्या, 12 प्लस 9 इज 21। 21 में से 12 माइनस किया होगा तभी ना 9 आया होगा। 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 4 34, 34 प्लस 8 इज 42, 42 प्लस 12 इज 54। सब बच्चों को टोटल कॉस्ट निकालना आ गया। अब अगर टोटल कॉस्ट निकल गया, फिक्स कॉस्ट पता है, तो क्या वेरिएबल नहीं आ जाएगा। 21 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 9। 28 माइनस 12 कितना हो जाएगा, इस 16। फिर 30 माइनस 12 हो जाएगा 18। 34 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 2, 3 में से 1 गया 2। 42 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 30। 54 माइनस 12 कितना हो जाएगा भाई, 44 42। सब बच्चों को क्लियर हो गया। 9 16 12 9 16 18 22 30 और 42। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे कैसे, टोटल वेरिएबल डिवाइड बाय यूनिट्स। 0 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 9 डिवाइड बाय 1 9, 16 डिवाइड बाय 2 8, 18 डिवाइड बाय 3 6, 22 डिवाइड बाय 4 4, 5 से 20 2 0 5.4, 30 डिवाइड बाय 5 6, 42 डिवाइड बाय 6 7। सब बच्चों को कैलकुलेट करना आया। क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या आया, 9 9 8 6 5.5 5.4 होगा, रहता 6 and 7। सब बच्चों को क्लियर। अब टोटल कॉस्ट निकालने को बोली थी, वो भी हम लोगों ने निकाल दी। 21 28 30 34 42 एंड 54। ये हम लोगों ने एडिशनल निकाला है। इस एडिशनल को चाहे तुम पेपर में बाद में कट कर देना या रब कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 0 लगाने से तुम्हारी जिंदगी बड़ी आसान सी हो गई और संवर भी गई। ठीक है ना। आओ जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे आया जाए। 3 तक तो हमने निपटा दिया। चलो भाई अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आओ बेटा जी देखा जाए। कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट
फ्रॉम द कॉस्ट शेड्यूल ऑफ अ फर्म गिवन द फिक्स कॉस्ट ऑफ 10, मतलब फिक्स कॉस्ट 10 दे रखा है। अगेन देखो हमको मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है, मतलब तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 2 3 4 दे रखा है। निकालते हैं हम लोग, क्या निकालना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट निकालते हैं। इसके पिछले क्वेश्चन में क्या निकालना था, इसके पिछले क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना था। कोई दिक्कत नहीं भाई, इजी है, निकाल देंगे। चलो भैया सेम टू सेम क्वेश्चन है, नोट करते हैं। 1 2 3 4 आउटपुट है, यहां लिखा आउटपुट 1 2 3 एंड 4। फिर इसके बाद दे रखा है मार्जिनल कॉस्ट, हमको क्वेश्चन में गिवन है फिक्स कॉस्ट, निकालना है टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बेटा, आओ जरा देखते हैं, आराम आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 6546 6546 6546। अपने को टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, अपने को टोटल कॉस्ट दे रखी है 10 10, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सॉरी टोटल कॉस्ट नहीं, ये फिक्स कॉस्ट गिवन है 10 10 10 10। सिंपल, क्लियर। हमने तुमको ट्रिक क्या बताई है, तुम जीरो ऐड कर लो, जीरो पे फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 10, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 10, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 0, और मार्जिनल कॉस्ट कितनी होती है डैश। सिंपल हो गया। अब देखो मैं तुमको दो तरीके से बताऊंगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो तुम्हारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा, जैसा मन चाहे वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो 10 + 6 16, 16 + 5 21, 21 + 4 25, 25 + 6 31। खत्म हो गया, क्वेश्चन ने दम तोड़ दी। 16 में से 10 6, 21 में से 10 11, 25 में से 10 15, 31 - 10 21, आंसर आ गया। तुम चाहते तो मार्जिनल कॉस्ट से तो सीधा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते थे ना। 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 6 21, और जब फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट था, टोटल कॉस्ट निकाली जा सकती थी दोनों को ऐड करके। तो चाहो तो ये जीरो वाला तरीका सीख लो, अगर ये मन नहीं करता है तो तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। मार्जिनल कॉस्ट से पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दो। सिंपल है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। चले बेटा आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के ऊपर। ठीक है, आओ देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चलो भाई बढ़ते हैं, चलो भाई आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, आओ देखा जाए। लिखा है कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। अपने को मार्जिनल और टोटल कॉस्ट निकालनी है फ्रॉम द कॉस्ट शेड्यूल ऑफ अ फर्म हुज टोटल फिक्स कॉस्ट इज 15। टोटल फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है अपने को 15, और बेटा आउटपुट दे रखा है 1 2 3 4। चलो भाई, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, बड़ा इजी हो गया। आउटपुट दे रखा है, आउटपुट 1 2 3 और 4, और अपने को टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा जी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 10 19 29 और 40। 10 19 29 और 40। अपने को फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, निकालना क्या है टोटल कॉस्ट। अरे क्वेश्चन बहुत ही घटिया है, और हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। हमको जो फिक्स कॉस्ट दे रखी है वो कितनी गिवन है, 15 गिवन है, तो हर यूनिट पर कितनी हो जाएगी 15। देखो तुम जीरो वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, तुम सीधा भी कर सकते हो। मैंने अगर जीरो ऐड कर दिया तो वहां पर फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 15, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 15, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0। बाद में चाहो तो रब कर दो। अब आओ टोटल कॉस्ट निकालें, 10 + 15 25, 15 + 19 ये हो गया 34, 29 + 15 44, है ना भाई, 30 और 44, हाँ 30 40 44, ठीक। 40 + 15 इज 55। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, देखो मार्जिनल कॉस्ट तुम टीवीसी से भी निकाल सकते हो। जैसे कि पहले में कितना आ जाएगा 10, 19 - 10 9, 29 - 19 10, 40 - 29 11, या तुम टीसी से भी निकाल सकते हो। 25 - 15 10, 34 - 25 9, 44 - 34 10, 54 - 44 11। लेकिन अगर तुम जीरो ना लिखते और टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकले होते तो तुम पहले पे 25 लिख देते, ये गड़बड़ करते, ये 10 आएगा 25 नहीं आएगा। ये याद रखना बात, यही ब्लंडर बच्चे करते हैं पेपर में, ठीक है ना। चले क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए, ऐसी भी क्या बात है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अ फर्म्स एवरेज फिक्स कॉस्ट व्हेन इट प्रोड्यूसेस 2 यूनिट्स इज 30।
हमको दे रखा है कि 2 यूनिट पर एवरेज फिक्स कॉस्ट दे रखी है अपने को 30। इट्स एवरेज टोटल कॉस्ट शेड्यूल इज गिवन बिलो, एवरेज टोटल कॉस्ट दे रखी है। कैलकुलेट इट्स मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आओ देखते हैं, यूनिट्स दे रखी है 1 2 3, यहां पर अपने को यूनिट्स दे रखी हैं 1 2 एंड 3। साथ में क्या दे रखा है, एवरेज टोटल कॉस्ट भी दे रखी है। एवरेज टोटल कॉस्ट दे रखी है, क्या दे रखी है एवरेज टोटल कॉस्ट, 80 48 40, 80 48 और 40। और अपने को क्या दे रखा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी तो दे रखी है 2 यूनिट्स पर 30। एवरेज फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है 2 यूनिट्स पर कितनी है 30। अपने को निकालने को क्या बोला है, निकालने को बोला है मार्जिनल कॉस्ट निकालो और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट निकालने को बोला और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने को बोला। देखो सिंपल है, एवरेज टोटल कॉस्ट अगर हमको दिया है और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमको दिया है तो हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे दिखाऊं, मैंने लिखवाया भी था, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देखो अपने को एवरेज फिक्स कॉस्ट दे रखी है तो हम यहां से फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं क्या। अगर 2 यूनिट पर एवरेज फिक्स कॉस्ट 30 है तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 60। हर यूनिट पर 60 होगी, हर यूनिट पर 60 होगी। तो यहां की एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी 60, 60 डिवाइड बाय 1, 60 डिवाइड बाय 3 15 नहीं 20। तो अपने पास एवरेज टोटल कॉस्ट है, अपने पास एवरेज फिक्स कॉस्ट है, क्या एवरेज वेरिएबल नहीं आ सकती है, ऐड कर दो 80 प्लस 60 140, 48 प्लस 30 इज 4 3 7 78, 40 प्लस 20 60। ऐसे निकाला जा सकता था, लेकिन अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाला, मार्जिनल कॉस्ट निकाल दें, सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दें, तो क्या फायदा हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकाल सकते हैं। तो 140 इंटू 1 140, 70, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, इसको सही कर देता हूं, मैंने इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस करना था। फॉर्मूला क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है ना। 80 माइनस 60 20, क्या ब्लंडर है, लगातार पढ़ाओ ना तो ऐसे ही हो जाता है। 80 माइनस 60 20, 48 माइनस 30 इज 18, 40 माइनस 20 इज 20। ठीक, अब निकाल सकते हैं हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 20 इंटू 1 20, then 18 into 2 36, and then 20 into 3 sorry 20 into 3 60। ठीक है, सब बच्चों को बात समझ में आ रही है। ठीक है भाई, चले 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 बड़े बड़े बड़े। अब क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट। तो पहले पे कितना हो जाएगा 20, 36 माइनस 20 18, 60 माइनस 36 इज 24। खत्म, खत्म ये क्वेश्चन। चले बढ़े आगे, चले बढ़े। एक ब्लंडर कर दिया बेटा, 36 माइनस 20 कितना होगा 16। हे भगवान क्या हो रहा है। अच्छा, इसका प्रीसीडिंग टर्म पता नहीं है तो मार्जिनल कॉस्ट यहां पर लगाएंगे हम लोग डैश, ठीक है ना। इसका प्रीसीडिंग टर्म हमको पता नहीं है, वैसे आइडियली टोटल वेरिएबल कॉस्ट का प्रीसीडिंग टर्म 0 होता है, लेकिन पता नहीं है तो इसलिए यहां पर डैश लगाना। करेक्ट विल बी डैश। यहां पर 16 36 माइनस 20 एंड 60 माइनस 36 इज 24। ठीक है, तो 6 न्यूमेरिकल तक तो हम लोगों ने यहां पर लगा लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर और क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर। ठीक है ना भाई, चलो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि ये वीडियो तुम्हें यूजफुल लगा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा जी, आइए जरा क्या कह रहा है। कैलकुलेट एवरेज टोटल कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉस्ट शेड्यूल व्हेन टोटल फिक्स कॉस्ट इज 60। अपने को बता दिया टोटल फिक्स कॉस्ट 60 है। फिर हमको यह भी बोल दिया कि हमारी आउटपुट से 1 2 3 और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। देखो कितना आसान हो गया। आउटपुट दे रखा है 1 2 3, आउटपुट दे रखा है 1 2 और 3। अपने को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखा है।
कितना दे रखा है बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? 20, 25, 24, 20, 25, 24। और अपने को टोटल फिक्स कॉस्ट भी दे रखा है। कितना टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखा है बेटा? दे रखा है अपने को 60। तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो सब पे 60 होगा। अब बोला है क्या क्या निकालना है? निकालना है एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट निकालो और मार्जिनल कॉस्ट निकालो। ठीक है भाई, निकाल देते हैं, ऐसी क्या बात है। देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखा है। क्या हम लोग, एक सेकेंड, क्या हम लोग यहीं पर एवरेज फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हैं? एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल दिया जाए। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालें। एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा? 60 डिवाइड बाय 1 60, 60 डिवाइड बाय 2 30, 60 डिवाइड बाय 3 20। अब फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट। दोनों को ऐड कर दें। 60 प्लस 20 80, 30 प्लस 25 55, 20 प्लस 24 44। तो सब बच्चों को एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना आ गया। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट से या टोटल कॉस्ट से? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, इजी हो जाएगा। 20 इंटू 1 20, 25 इंटू 2 50, 24 इंटू 3 72। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? पहले में डैश, 50 माइनस 20 30, 72 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 7 में से 5 गया है 2, 7 में 22, 22। खत्म बेटे खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 में निपटा दिया है हम लोगों ने, जिसमें आंसर आया 80, 55, 44 और 30 और 22। क्लियर है? चले बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा आगे दिया हुआ है, ये है, अरे थैंक यू, पहले आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 पर आते हैं। 8th और 9th देखा जाए कि क्या कह रहे हैं। चलो भाई करते हैं। चल भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आओ देखो। कैलकुलेट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन द मार्जिनल कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉस्ट शेड्यूल ऑफ अ फर्म। आउटपुट दे रखा है 0 1 2 3 4। चलो भाई लिखते हैं। आउटपुट अपने को दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आउटपुट गिवन है 0 1 2 3 एंड 4। इसके बियॉन्ड हमें क्या गिवन है? इसके बियॉन्ड दे रखा है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट वो दे रखी है 60, 75 96, 75 96, 123 और क्या दे रखा है? 152, 152। अब क्वेश्चन में बोला है निकालना क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, निकालना क्या है अपने को? यहां लिख लेता हूं थोड़ा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है भाई, सब निकाल देंगे। अब हमको यहां पर एक चीज तो पता ही है कि टोटल कॉस्ट दिया है तो टोटल फिक्स कॉस्ट भी तो दिख रहा है अपने को। 0 यूनिट पर जो टोटल कॉस्ट होती है वही फिक्स कॉस्ट होती है। तो ये कितना हो जाएगा? 60 एट ऑल द यूनिट्स। ठीक है ना? टोटल कॉस्ट पता है, टीएफसी पता है, टीवीसी नहीं आ सकता क्या? टीवीसी भी आ सकता है। कैसे? टीसी माइनस टीएफसी, 60 माइनस 60 0, 75 माइनस 60 15, 96 माइनस 60 36, 123 माइनस 60 तो 20 तो उधर ही हो गए, तो 40, 63। देन 152 माइनस 60 52 उधर और 40 इधर, 92। ठीक है ना? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, तो क्या एवरेज वेरिएबल नहीं निकाल सकते? टोटल वेरिएबल डिवाइड बाय यूनिट्स। 0 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 15 डिवाइड बाय 1 15, 36 डिवाइड बाय 2 इज 18, 63 डिवाइड बाय 3 इज 21, 92 डिवाइड बाय 4 इज 4 2 8 1 2 23। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? या तो टीसी से निकाल दो या टीवीसी से निकाल दो। 0 पे तो डैश। ठीक है ना भाई? 15 माइनस 0 15, 36 माइनस 15 इज व्हाट? ये हो गया 15 5 और 16 5 21। देन 63 माइनस 36 तो ये आएगा कितना? 27। 27 चेक कर लेना एक बार भाई, ठीक है ना? और फिर 90 12 में से 3 गया 9 बचेगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा 29। सब बच्चों को समझ में आया कैसे निकाला है हम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 28। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई हम लोग की 15 18 21 23 और मार्जिनल कॉस्ट आ गई 15 21 27 एंड 29। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम यहां सॉल्व करेंगे।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट टीवीसी, एएफसी, एवीसी, एटीसी, एमसी, पूरी दुनिया निकाल दो यहां पर, और अपने को आउटपुट और टोटल कॉस्ट दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आउटपुट है 0 1 2 3 4 5, चलो लिख लेते हैं। ऐसी भी क्या बात है, डरने की कोई बात है ही नहीं। आउटपुट दे रखा है 0 1 2 3 4 एंड 5, साथ में टोटल कॉस्ट भी दे रखा है। बेटा जी टोटल कॉस्ट क्या दे रखा है अपने को, 10 30 45 10 30 45, फिर अपने को दे रखा है 55 70 90, 55 70 एंड 90, सब निकालना है तुम्हें सब। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, हम सब निकालते हैं। एवरेज भी निकालना है क्या, सबके एवरेज भी निकाल देंगे। हाँ भाई एवरेज भी निकालना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालो, एवरेज वेरिएबल निकालो, एवरेज टोटल कॉस्ट, सब निकालना है, हम सब निकाल देते हैं भाई। टोटल कॉस्ट पता है तो यहां से हमको फिक्स कॉस्ट भी पता चल गई। 0 यूनिट पर जो टोटल कॉस्ट होती है वही फिक्स होती है, मतलब 10। इससे हमको वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल जाएगी, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट 0, देन 20, देन 35, देन 45, देन 60, देन 90 माइनस 10 इज 80। हमको यहां से मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल देंगे, हम निकाल देते हैं भाई। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले पे डैश, देन 20 माइनस 0 20, 35 माइनस 20 15, देन 10, देन 15, देन 20। कोई दिक्कत तो नहीं, एमसी आप वीसी से भी निकाल सकते हो, टीसी से भी। ठीक है, फिर निकालते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट, एक एक करके निकालते हैं। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स, तो 10 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 30 डिवाइड बाय 1 30, 45 डिवाइड बाय 2 22.5, 55 डिवाइड बाय 3 3 1 3, 2 5 3 8 24, 2 0 18.6, 40 डिवाइड बाय 4 4 1 4, 3 0 4 7 28, 2 0 4 17.5, 90 डिवाइड बाय 5 9 5 1 5 4 0 5 18। तो ये आ गया एवरेज टोटल कॉस्ट। अब निकाल सकते हैं क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स, 10 डिवाइड बाय 10, 10 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 10 डिवाइड बाय 1 इज 10, 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, 10 डिवाइड बाय 3 इज 3.3, 10 डिवाइड बाय 4 इज 2.5। ठीक है ना, 10 डिवाइड बाय 5 इज 2। देन हम क्या निकाल सकते हैं यहां से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी। कुछ बचना नहीं चाहिए, सब निकाल डालेंगे, लाइव झिंगा लाला भाई। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स, 0 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 20 डिवाइड बाय 120, 35 डिवाइड बाय 2 17.5, देन 45 डिवाइड बाय 3 15, 60 डिवाइड बाय 4 15, 80 डिवाइड बाय 5 16। यही तो आंसर आ जाएगा। चलो भैया चलो, ये बड़ा वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने निपटा डाला है। ठीक है ना भाई। चलो भाई अब आते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। सिंपल 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 अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन, फिर यही होगा, मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं इसको, यहीं सॉल्व कर दूं इसको। नहीं सर गंदा हो जाएगा, आप क्या मतलब है, अलग से सॉल्व कर दो सर। ठीक है चलो अलग से सॉल्व कर देता हूं, लेकिन मन यही कर रहा है सॉल्व करने का, मैं यही करूंगा सॉल्व। 0 यूनिट पर जो कॉस्ट होती है उसको टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जल्दी से बताओ। तो ये 45 हो गया, इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं भाई, ये 45 हो गया हर जगह। ठीक, टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल दो, टोटल वेरिएबल आ जाता है भाई। टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल दो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। माइनस करें, 45 माइनस 45 0, 75 माइनस 45 30, देन 100 माइनस 45 is 55, then 120 minus 45 is 75, 75। तो आ गया 30 55 और 75। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं, वेरिएबल से भी निकाल सकते हैं, पहले पे तो डैश आ जाएगा। 30 माइनस 0 30, 55 माइनस 30 is 25, 75 माइनस 55 is 20। खत्म खत्म बेटे खत्म। अब आगे देखो, अब आगे रेवेन्यू का क्वेश्चन। ऐसी क्या बात है, रेवेन्यू भी निपटा देंगे हम लोग यहीं पर। टीआर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। 7 इंटू 1 7, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 8,
मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकाल सकते हैं? चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो इसके प्रीसीडिंग टर्म पता नहीं है, तो यहां कितना आएगा? 12 में से 7 गया 5, 12 में से 12 गया 0, 8 में से 12 गया -4, खत्म। सिंपल सिंपल सिंपल। आओ 12th भी निकाल देते हैं भाई, 12th भी यहीं सॉल्व कर दें। यही मतलब नीचे यहां पर आउटपुट दे रखा है 1 2 3 एंड 4, फिर MR दे रखा है 20 16 9 एंड 3। अब आपसे बोला है क्या निकालना है? आपको निकालना है TR, आपको निकालना है AR। तो AR तो प्राइस होता है, ठीक है, और आपको निकालना है प्राइस भी। चलो TR कैसे निकालेंगे? MR का समेशन हो गया, तो ये कैसे हो जाएगा? 20 20 प्लस 16 36, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 3 48। ये आंसर आ गया TR का। कोई दिक्कत तो नहीं है। 20 36 45 और 48। AR कैसे निकाल सकते हैं? TR अपॉन यूनिट्स, 20 डिवाइड बाय 120, 16 डिवाइड बाय 2 36 डिवाइड बाय 2 18, 45 डिवाइड बाय 3 15, 48 डिवाइड बाय 4 12। और यही क्या हो जाएगा? प्राइस भी। तुमको पता ही है कि भाई AR क्या होता है? प्राइस के बराबर। बात समझ में आई? तो भैया यहां जाकर आया मेरे दिल को करार और चैप्टर हो गया है खत्म। लेकिन अब मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूं कि आप मुझे इसके हाई एंड न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए एक वीडियो चाहते हैं डेडिकेटेड। तो मैं वंस द टॉपिक इज डन, फिर मैं आपको इसका जरूर से एक हाई लेवल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिसमें थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होंगे, थोड़े बढ़िया वाले क्वेश्चंस होंगे। तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन करके में क्लिक करके क्या आपको उसका एक डेडिकेटेड एक हाई एंड न्यूमेरिकल्स का वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी बहुत जल्दी से हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोगों ने पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट कर दिया अकाउंटेंसी के अंदर। कॉमर्स मैंने लेट पढ़ाता हूँ हर साल, तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि देर से पढ़ेंगे देर तक याद रहेगा। एंड इकोनॉमिक्स में वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 8, और 9 10 11 आपको मैक्स टू मैक्स 2 वीक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो पूरा माइक्रो खत्म होने वाला है बाय फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मैक्स टू मैक्स। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। कोई दिक्कत लगती है तो हेल्पलाइन नंबर पे फोन करो 811 260 1234, और नोट्स को जरूर डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन iOS पर भी है और एंड्रॉइड पर भी है। ठीक है ना? बाय बाय।